हेलो एवरीबॉडी। आज हम टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में बात करने वाले अबाउट टू वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। फर्स्ट, अबाउट KDRG's एग्जिट फ्रॉम टू स्टॉक्स, टाटा नेटवर्क्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और उसके पीछे का रीजन क्या है, और हम उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल पे भी थोड़ा स्टडी करेंगे। एंड दूसरा, अबाउट द ED रेड ऑन अनिल अंबानी एंड ये कितना बड़ा फ्रॉड है, और अगर चार्जेस प्रूव हुए तो क्या क्या हो सकता है। हाय, this is your host Suhani Gadaria and let's begin. पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं, KDRG का तेजस नेटवर्क से एग्जिट। ये क्या पूरा इशू क्या है, पहले कंपनी का बैकग्राउंड समझते हैं। तेजस नेटवर्क्स एक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है और टाटा ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये कंपनी भारत नेट, BSNL के 4G रोल आउट एंड 5G के लिए इंडिजिनियस नेटवर्क गेयर प्रोवाइड करती है। KDRG का एंट्री और होल्डिंग देखते हैं। KDRG ने 2021-22 के आसपास तेजस में इन्वेस्ट किया था, जब स्टॉक अराउंड 150-200 के बीच चल रहा था। मार्च 25 तक उनके पास 25 लाख शेयर्स थे, जो अप्रॉक्स 220 करोड़ रुपीस के वैल्यू के थे। ये होल्डिंग 1.65% की थी, जो पब्लिक डिस्क्लोजर में दिखती थी। अब बात करते हैं उनके जून 25 के एग्जिट के बारे में। जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग डेटा में उनका नाम 1% से ज्यादा वाले स्टेक होल्डर्स में नहीं दिख रहा था। मतलब या तो पूरा स्टेक बेच दिया गया है या फिर होल्डिंग 1% से नीचे गिर गई है। अब परफॉर्मेंस और रैली की बात करते हैं तेजस नेटवर्क्स की। स्टॉक 3 साल में 150 से 900 तक चले गया था, एक मल्टी बैगर रिटर्न, और उसके बाद वो 1400 भी गया था, बट अभी इट इज अगेन बैक टू अराउंड 600 रुपीज। अब रैली के पीछे के रीजन समझते हैं। टाटा सन्स ने स्टेक लिया है, मतलब पैंटॉन फिनवेस्ट के थ्रू, भारत नेट और BSNL के मल्टी 1000 करोड़ के ऑर्डर। गवर्नमेंट का फोकस भी है मेक इन इंडिया टेलीकॉम इंफ्रा पे। अब ये जानते हैं कि उनके एग्जिट के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। पहले तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, मतलब P रेशियो बहुत स्ट्रेच हो चुका था और वो फ्यूचर ग्रोथ पे ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग 150 से 900 तक का 4x to 5x रिटर्न मिल गया था, सो नेचुरली वो एक एग्जिट पॉइंट बन सकता है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन रिस्क। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डीले काफ़ी कॉमन है एंड उसके वजह से रिस्क काफ़ी हाई होती है। अगली बात करें तो कैपिटल रोटेशन की। KDRG अपना कैपिटल उन स्टॉक्स में लगाते हैं जहां अभी भी ग्रोथ अनलॉक होने वाला हो। एंड द लास्ट वन इज टाटा का डोमिनेंस। जितना ज़्यादा टाटा का कंट्रोल बढ़ता है, उतना कम प्राइस डिस्कवरी होती है। मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मार्केट फ्रेंडली नहीं होते हैं हमेशा। अब बात करते हैं उनका एग्जिट फ्रॉम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो क्या चल रहा है, बट उसके पहले फिर से कंपनी का बैकग्राउंड समझते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक FMCG जायंट है, जिसमें टाटा सॉल्ट, टाटा टी, संपन्ना, स्टारबक्स जेवी, बॉटल वाटर जैसे ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। FMCG के साथ साथ ये हेल्थ केयर और वेलनेस और डिजिटल फर्स्ट D2C ब्रांड्स में भी एक्टिव है। अब KDRG के होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। 2020 के आसपास जब उन्होंने एंट्री की थी, तब टाटा केमिकल्स का कंज्यूमर के साथ बिजनेस मर्ज हुआ था। तो पीक पे 33 लाख शेयर्स थे, जिनका वैल्यू था अप्रॉक्स 330 रुपीज करोड़ से ज्यादा। वो कंजम्पशन ग्रोथ और टाटा ब्रांड के लॉन्ग टर्म स्टोरी में बुलिश थे। अब जून 2025 एग्जिट। जून क्वार्टर में उनका नाम फिर से 1% से ज्यादा शेयर होल्डर्स वाले लिस्ट में नहीं था, मतलब या तो स्टेक कम किया है या फिर पूरा ही स्टेक बेच दिया है। अब स्टॉक का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट 4 to 5 इयर्स में स्टॉक ने 2x to 3x रिटर्न दिया है एंड कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं एंड ग्लोबल एक्सपेंशन भी किया है। तो फिर एग्जिट का क्या रीजन हो सकता है? पहले, ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है। रूरल इंडिया में कंजम्पशन स्लगिश है और अर्बन एरियाज में अभी भी वॉल्यूम्स बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद इट वाज एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। स्टॉक P वाज अराउंड 70x पे ट्रेड कर रहा था और अपसाइड लिमिटेड हो सकता है, दैट इज वाई हम बोलते हैं कि P का ज्यादा वैल्यू था। उसके बाद देयर इज एन ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। टी, सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉफी, वाटर, D2C, ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। एंड द लास्ट वन इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। हो सकता है कि उन्होंने फंड किसी और या मिड कैप या वैल्यू स्टॉक में लगाए हो। अब इस सब से हमें क्या सीखने मिलता है विजय केडिया के एग्जिट से? विजय केडिया एक स्माइल इन्वेस्टर है, मतलब स्मॉल साइज, मीडियम एक्सपीरियंस, लार्ज एस्पिरेशंस,
एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। ये दोनों स्टॉक्स अब शायद उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। उनका टिपिकल पैटर्न ऐसा है कि वो अर्ली स्टेज में एंट्री करते हैं, 3 to 5 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड होता है उनका, एंड जब वैल्यूएशन और स्टोरी दोनों मैच्योर होते हैं तो वो एग्जिट कर लेते हैं। अब इसमें से इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है? तो केडिया जी ने एग्जिट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक गलत है। उनका फोकस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और कैपिटल रोटेशन पे होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज डू देयर ओन रिसर्च, एंड दैट इज ऑल यू लर्न फ्रॉम विजय केडिया जीज एग्जिट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स। अब बात करते हैं आज के दूसरे केस के बारे में, जो ईडी का रेड गिरा है ऑन अनिल अंबानी जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 24 जुलाई 2025 को अनिल अंबानी के मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर रेड किया है। ये एक्शन PMLA विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लिया गया है। रेड्स उनके साउथ मुंबई के घर, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज और ग्रुप के एसोसिएट लोगों के लोकेशंस पर भी की गई है। अब इन्वेस्टिगेशन किस बात की हो रही है? पहला एलिगेशन है, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो रिलायंस ग्रुप ने कंपनीज ने जो करोड़ के लोन्स लिए थे उसमें से क्या फंड्स का मिसयूज या डिवर्जन हुआ, क्या पैसे लेयर करके फॉरेन अकाउंट्स में पार्क किए गए, या क्या शेल कंपनीज यूज की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इन सब में बैंक का क्या फ्रॉड है और कितना लोन डिफॉल्ट हुआ है। कंपनीज जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस कैपिटल ने बहुत बड़े लोन लिए थे बैंक से, एंड द लोन अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़, जिसमें कैनरा बैंक एंड येस बैंक जैसे बैंक्स इन्वॉल्व थे। इनमें से कई लोन्स NPA विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, और कुछ बैंक्स ने इन केसेस को फ्रॉड डिक्लेयर भी किया है, जिसके बाद ईडी ने केस किया। अब कहाँ रेड हुई है? अनिल अंबानी जी के साउथ मुंबई बंगलो पे, रिलायंस ग्रुप के मुंबई बेस्ड ऑफिसेस में, कुछ एसोसिएट्स के प्रीमाइसेस में भी रेड हुआ है, एंड रेड्स को साइमल्टेनियसली कंडक्ट किया गया है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट या डिजिटल डेटा डिलीट ना किया जा सके। अब क्या क्या एविडेंस ढूंढा जा रहा है? ईडी के ऑफिशियल्स ने बैंक स्टेटमेंट्स, फंड ट्रांसफर्स और फॉरेन रेमिटेंस के डिटेल्स चेक किए हैं। ईमेल्स, बोर्ड रेजोल्यूशंस और ऑफशोर कंपनीज ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के ट्रेल भी ट्रेस किए जा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है अनिल अंबानी जी के साथ। अनिल अंबानी जी का नाम पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल ट्रबल और लीगल बैटल में आता रहता है। रिलायंस कम्युनिकेशन का कोलैप्स, जियो के एंट्री के बाद टेलीकॉम बिजनेस बंद हो गया था। अब उनके साथ साथ यूके का कोर्ट केस भी चल रहा है 2020 से। अनिल जी ने बोला कि मैं बैंकरप्ट हूँ और चाइनीज बैंक्स के लोन नहीं चुका पाए थे वो। रिलायंस कैपिटल पर सेबी और आरबीआई के स्ट्रिक्ट एक्शंस भी हुए हैं रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड कंप्लायंस के लैप्सेस के बारे में, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स भी हुई है। ग्रुप की कई कंपनीज NCLT के थ्रू जा चुकी है। तो अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो क्या क्या हो सकता है? ईडी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है अगर उनको प्रूफ मिला कि पैसे इलीगल सोर्सेज से आए हैं। अरेस्ट भी हो सकती है अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग का। PMLA के तहत 3 से 7 साल तक का जेल और हैवी फाइन्स भी लग सकती है। अब इस सब के बाद स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन था? तो रिलायंस ग्रुप के कुछ कंपनीज अभी भी लिस्टेड है, जैसे रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आ सकती है, जो आज हमने रिलायंस इंफ्रा में देखी। इन्वेस्टर्स और लेंडर्स भी नेगेटिव सेंटिमेंट में जा सकते हैं, एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस काफी स्लो हो सकता है। अब अनिल अंबानी जी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है क्या? तो देयर इज नो ऑफिशियल रिस्पॉन्स एज ऑफ नाउ, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि वो डिनाई करे किसी भी गलत काम को, इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करने का स्टैंड ले सकते हैं, और अगर एसेट सीज या अरेस्ट होता है तो लीगल रूट ऑप्ट करेंगे। तो हमें इस केस से क्या सीखने मिलता है? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कि हाई प्रोफाइल लोन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होता है क्या, पब्लिक मनी की रिकवरी की कोशिश की जाती है क्या, और शेल कंपनीज और फॉरेन फंड्स ट्रेल का सीरियस मॉनिटरिंग होता है क्या। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे Buildwell Limited appoints new director for multi-year terms. Buildwell's board
of Directors appointed Mahesh Gupta and Company as secretarial auditors for 5-year term from FY 25-26 to 29-30 subject to the shareholder approval. उसके बाद हम देख सकते हैं that JK Cements report 19% revenue growth and 41% EBITDA jump in Q1 of FY 26. JK Cement delivered strong quarterly results with the net sales growing 19% year-on-year to 3,028 crores, though declining 6% sequentially. EBITDA surged 41% annually to 674 crores with margins at 22.3%. उसके बाद हम देख सकते हैं that Thomas Cook India partners with Google Pay and Visa for contactless cross-border payments. Thomas Cook has partnered with Google Pay and Visa to enable contactless cross-border payments using its prepaid forex cards, becoming the first in India to offer this service. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप. जैसे हमें पता है कि आज निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी था, तो निफ्टी आईटी ने बहुत ज़्यादा निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मिड कैप ने बहुत ज़्यादा आज निफ्टी को नीचे खींचा है. जैसे हम देख सकते हैं इट्स बिट रेड टुडे, जिसमें हम देख सकते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ लूजर्स फॉर टुडे. सो आज का जो टॉप लूज़र है वो है नेस्ले, which is down by 5.32% because of the result that it has declared. उसके बाद हम देख सकते हैं Trent is down by 3.83%. Tech Mahindra is down by 3.1%. Shriram Finance is down by 3.13%. Reliance is down by 1.52%. हम देख सकते हैं NTPC is down by 1.21%. ITC is down by 1.2%. TCS is down by 0.98%. So a lot of losers for today. अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो Eternal is up by 3.67%. It is the top gainer for today. Tata Motors is up by 1.51%. Jio Finance is up by 0.6%. Sun Pharma is up by 0.5%. हम देख सकते हैं Grasim Industries up by 1%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI डेटा की बात करें तो as of 23rd July 2025, FII ने मैसिव सेलिंग किया है और 4,209 करोड़ एंड DI ने बाइंग किया है 4,358 करोड़. उसके बाद अगर हम लोग बल्क डील और ब्लॉक डील के सेक्शन को भी आज थोड़ा एक्सप्लोर करें तो हम देख सकते हैं कि बॉम्बे डाइंग में कल और आज काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई है. जैसे कि अगर आप इसमें स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि कितने क्वांटिटी पे बाय हुआ है, किसने बाय किया है, कौन सा स्टॉक बाय किया है, कौन से एक्सचेंज पे बाय किया है, कौन से प्राइस पे बाय किया है एंड सेल भी किसने किया है, कितना किया है, किसके कौन से प्राइस पे किया है, कौन से एक्सचेंज पे किया है, वो सब आपको यहाँ पे दिख सकता है. सो इफ़ यू जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल बिट यू कैन सी ऑल द बल्क डील्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे. वैसे ही सेम ब्लॉक डील्स भी आप देख सकते हो. इट इज़ द सेम जस्ट लाइक बल्क डील्स. उसके बाद लेट्स गो ऑन द MTF इनसाइट्स. And the MTF insights as of July 22, 2025, the industry MTF book stands at 90,734 crores, जिसमें 6,394 करोड़ positions add हुए हैं and 5,599 करोड़ positions liquidate हुए. तो net book addition is of 794 crores, जिसमें सबसे ज़्यादा exposed stocks थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, TCS and Mazgaon Shipbuilders. If you look at the top deliveries for today, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज स्टॉक थे ICICI बैंक, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, आयशर मोटर्स एंड L&T, विच रेंज फ्रॉम 84% to 77%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन या कल का जो एक हमें रिकवरी मोड दिखा था निफ्टी का वो फिर से टूट चुका है और आज उससे भी बड़ी बेरिश कैंडल हमें दिख रही है. हमें एक बेरिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न दिख सकता है यहाँ पे. तो जैसे निफ्टी ओपन अराउंड 25,243, मेड अ हाई ऑफ 25,246, मतलब 3 पॉइंट्स का हाई बनाया, मेड अ लो ऑफ 25,018 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,062. वो फिर से उसके 20 EMA के नीचे है लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI है 46. इसका मेजर रीज़न हो सकता है कि आज पहले तो निफ्टी का एक्सपायरी था. निफ्टी IT ने बहुत ज़्यादा नीचे खींचा है. जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो भी इतने कुछ खास नहीं रहे हैं. बट देयर इज़ अ गुड थिंग कि UK इंडिया का जो डील है वो अब थोड़ा सा फाइनल स्टेज पे आ रहा है. उसके बावजूद भी जो फॉरेन मार्केट्स है उसमें भी हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ नेगेटिव सेंटिमेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द US इंडिया ट्रेड डील जो अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टन है
एंड इफ़ वी ऑल्सो लुक एट द FIDI डेटा, हम देख रहे हैं कि FI मैसिवली सेलिंग कर रहा है काफ़ी दिनों से. सो दोज आर द रीजंस फॉर निफ्टी फॉलिंग. अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 500 पॉइंट्स नीचे है. सेंसेक्स ओपनड अराउंड 82,779, मेड अ हाई ऑफ 82,784, made a low of 82,047 and closed around 82,184. वो भी उसके 20 EMA के नीचे लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 46. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो 3 इंडाइसेस को छोड़ के आज सारे इंडाइसेस टॉप लूजर रहे हैं. सबसे ज़्यादा बड़ा लूजर है और जिसने सबसे ज़्यादा निफ्टी को नीचे खींचा है is again IT Nifty, which is down by 2.21%. Nifty mid cap is down by 1.27%. FMCG is down by 1.12%. Realty is down by 1%. And CPSE is down by 0.66%. और सिर्फ Nifty PSU Banks, Nifty Pharma and Nifty Auto are up by 1.24%, 0.55% and 0.03% respectively. So that's it for today. I'll see you tomorrow. क्या आपको लगता है ED would be successful in finding something? If there is something, tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.